दुबई, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ऊंची इमारतें, लग्जरी शॉपिंग, रेगिस्तान में रोमांच और टैक्स फ्री जिंदगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। कई लोगों के लिए यही सपना है, वहां नौकरी करना, बिजनेस शुरू करना और कोई इनकम टैक्स नहीं देना। लेकिन क्या ये सपना पूरी तरह सच है? हमारे पास कुछ लेख और रिपोर्ट्स हैं जो इशारा कर रही हैं कि दुबई की टैक्स कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है। जीरो टैक्स वाली बात में कुछ पेच है और शायद कुछ बड़े बदलाव भी हुए हैं हाल में। बिल्कुल सही समझा आपने। दुबई और पूरे संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई की टैक्स व्यवस्था में कई परतें हैं। इसे सिर्फ टैक्स फ्री कह देना अब पूरी सच्चाई बयान नहीं करता। अच्छा, हाल के कुछ सालों में तो काफी कुछ बदला है। तो चलिए फिर आज इसी की तह तक चलते हैं। इन स्रोतों के आधार पर दुबई की टैक्स हकीकत की एक गहन पड़ताल करते हैं। हाँ, देखते हैं। देखते ने कि कहाँ वाकई टैक्स नहीं है, कहाँ छुपा हुआ है और कहाँ अब खुलकर लगने लगा है। सबसे पहले वो सबसे बड़ा आकर्षण पर्सनल इनकम टैक्स, जी। यानी नौकरी या किराए जैसी आमदनी पर कोई टैक्स नहीं। ये बात तो पत्थर की लकीर है ना? मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि यूएई के प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने खुद कहा है कि देश इनकम टैक्स नहीं लगाएगा। हाँ, व्यक्तिगत आय पर टैक्स ना होना यूएई की पहचान का एक बड़ा हिस्सा है और ये अभी भी कायम है। आपकी सैलरी, आपके किराए की कमाई, इन पर यूएई सरकार सीधे कोई टैक्स नहीं लेती। लेकिन यहीं पर एक सबसे जरूरी बात आती है, आपका टैक्स रेजिडेंट होना। टैक्स रेजिडेंट, इसका क्या मतलब है? थोड़ा समझाएंगे? हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि टैक्स के नजरिए से अच्छा। आप किस देश के निवासी माने जाते हैं। मान लीजिए आप यूके के नागरिक हैं। ठीक है। और वहीं के टैक्स रेजिडेंट हैं। लेकिन दुबई में आपकी एक प्रॉपर्टी है जिससे किराया आता है। हाँ। तो भले ही यूएई उस किराए पर टैक्स ले, आपको यूके में अपनी ग्लोबल इनकम के हिस्से के तौर पर उस पर टैक्स देना पड़ सकता है। अच्छा, तो दुबई में टैक्स जीरो होने का पूरा फायदा तभी मिलेगा जब आप यूएई के ही टैक्स रेजिडेंट बन जाएं। हाँ, और आपके अपने देश में कोई टैक्स देनदारी ना बनती हो। बिल्कुल। सिर्फ वहां रहना या कमाना काफी नहीं, टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस महत्वपूर्ण है। और ये सोचना कि दुबई तेल के पैसे से अमीर है इसलिए टैक्स नहीं लेता, ये भी अब एक मिथक जैसा है। हाँ, ये बात भी एक लेख में आई थी। मतलब अब तेल का उतना रोल नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आम गलतफहमी है। दुबई की अर्थव्यवस्था का आप मानिए 1% से भी कम हिस्सा अब तेल से आता है। अच्छा। दुबई की असली कमाई अब टूरिज्म, ट्रेड, रियल एस्टेट, एविएशन और फाइनेंशियल सर्विसेज से होती है। तेल पर निर्भरता ज्यादातर अबू धाबी की है। दुबई ने बहुत पहले ही अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई कर लिया था। तो पर्सनल इनकम टैक्स तो नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुबई में जेब हल्की नहीं होती। मैंने महसूस किया है और पढ़ा भी है कि होटल में रुकने या रेस्टोरेंट में खाने पर बिल में कुछ जुड़कर आता है। हाँ, वो मनोरंजन और होटल सेवाओं पर लगने वाला शुल्क है, अक्सर 10% तक। अच्छा। पर उससे भी बड़ा एक टैक्स है जो लगभग हर चीज पर लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स यानी वीएटी। वीएटी? यस। ये कब से है? 2018 से। यूएई में ज्यादातर सामान और सेवाओं की खरीद पर 5% वीएटी लागू है। 5% वीएटी? ये तो लगभग हर चीज पर लग जाता होगा। हाँ, रोजमर्रा की लगभग हर खरीदारी और सेवा पर। हालांकि दुनिया के हिसाब से देखें तो 5% वीएटी अभी काफी कम दर मानी जाती है। और पर्यटकों के लिए एक अच्छी बात यह है कि वे कुछ शर्तों के साथ खरीदे गए सामान पर ये वीएटी वापस पा सकते हैं। क्या शर्तें हैं वो? खरीद कम से कम 250 दिरहम की होनी चाहिए, सामान यूएई में इस्तेमाल न हुआ हो और पर्यटक 90 दिनों के अंदर देश छोड़ रहा हो। अच्छा। इसके लिए एयरपोर्ट पर पूरी प्रक्रिया होती है। शराब पर आयात शुल्क 50%। हाँ। और फिर खरीदने के लाइसेंस पर 30% और लगता है। हाँ, शराब पर टैक्स काफी भारी है। और सिर्फ शराब ही नहीं, यूएई ने कुछ और चीजों पर भी एक्साइज टैक्स लगाया है। एक्साइज टैक्स? हाँ, जिन्हें वो सेहत या पर्यावरण के लिए हानिकारक मानते हैं। जैसे कि किन चीजों पर? तंबाकू प्रोडक्ट्स और एनर्जी ड्रिंक्स पर सीधा 100% एक्साइज टैक्स है। 100%? मतलब चीज की कीमत एकदम दोगुनी? बिल्कुल। और मीठे या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे सोडा वगैरह पर 50% एक्साइज टैक्स है। अच्छा। सरकार का कहना है कि इसका मकसद लोगों को इन चीजों से हतोत्साहित करना है। हालांकि इससे राजस्व भी बढ़ता है, जाहिर है। तो इनकम टैक्स नहीं, पर वैट है, एक्साइज टैक्स है और प्रॉपर्टी से जुड़े खर्चे भी हैं। खरीदने पर कुछ स्टैंप ड्यूटी जैसा लगता है। हाँ, प्रॉपर्टी खरीदते समय दुबई लैंड डिपार्टमेंट को 4% रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होता है। 4%? और अगर प्रॉपर्टी किराए पर दी है तो दुबई म्युनिसिपैलिटी किराएदार से आवासीय प्रॉपर्टी के लिए 5%, अच्छा, जिसे हाउसिंग फीस कहते हैं। हाँ। और मालिक से कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए 5.5% मार्केट फीस सालाना किराए के आधार पर वसूलती है। और सड़कों पर चलने का भी खर्च है, सालिक नाम का इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम। बाप रे, तो इनकम टैक्स न होते हुए भी काफी सारे खर्चे हैं जो एक तरह से टैक्स जैसे ही लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ। और बिजनेस करने वालों के लिए, उनके लिए भी कुछ है। उनके लिए भी कुछ है? उनके लिए भी लागतें हैं। बिजनेस लाइसेंस लेना दुबई में दूसरे देशों के मुकाबले महंगा हो सकता है। अच्छा। कानूनी दस्तावेजों को अटेस्ट कराने वगैरह पर भी फीस लगती है। ये सब मिलकर आप कह सकते हैं डी फैक्टो टैक्स की तरह काम करते हैं।
नाम भले टैक्स ना हो पर पैसा तो जाता ही है। एक स्रोत ये भी बताता है कि दुबई के सख्त कानून और भारी जुर्माने भी सरकारी खजाने में योगदान करते हैं और अपराध दर कम रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई छुपी हुई या अप्रत्यक्ष लागतें, लेकिन असली कहानी तो शायद अब बिजनेस की दुनिया में बदल रही है। मैंने पढ़ा जून 2023 से कॉर्पोरेट टैक्स आ गया है। हाँ बिल्कुल। कंपनियों के मुनाफे पर टैक्स, ये तो दुबई की टैक्स फ्री छवि पर सीधा असर है। बिल्कुल, ये यूएई के टैक्स इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। कई सालों तक टैक्स फ्री का टैग लेकर चलने के बाद कंपनियों के मुनाफे पर टैक्स लगाना एक बड़ा कदम है। इसने यूएई को वैश्विक टैक्स नियमों के थोड़ा और करीब ला दिया है। तो क्या दरें रखी हैं? क्या ये भी बाकी दुनिया की तरह भारी भरकम टैक्स है? यहीं पर यूएई ने एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। दरें दुनिया में अब भी सबसे कम में से एक हैं। अच्छा, कितनी है? AED 375,000, यानी करीब $1,00,000 तक के सालाना टैक्सेबल मुनाफे पर टैक्स है 0%। 0%? हाँ, 0। और इससे ज्यादा मुनाफे पर टैक्स लगता है 9%। सिर्फ 9%? ये तो वाकई काफी कम है। कई देशों में कॉर्पोरेट टैक्स 20-30% या उससे भी ज्यादा होता है। बिल्कुल। और $1,00,000 तक 0%, इससे तो छोटे कारोबारियों को बहुत राहत मिलेगी। निश्चित रूप से ये छोटे और मध्यम व्यवसायों मतलब SMEs को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हालांकि बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए जो OECD के पिलर 2 नियमों के तहत आती हैं, अच्छा, जिनका वैश्विक राजस्व 750 मिलियन यूरो से ज्यादा है, उनके लिए एक अलग 15% की दर लागू हो सकती है। 15%? हाँ, जो वैश्विक न्यूनतम टैक्स दर के बराबर है। ये टैक्स किन पर लागू होता है? क्या सिर्फ यूएई की कंपनियों पर या बाहर की कंपनियों पर भी? नहीं, इसका दायरा व्यापक है। ये यूएई में रजिस्टर्ड कंपनियों पर तो लागू होता ही है, साथ ही उन विदेशी कंपनियों पर भी लागू होता है जिनका यूएई में स्थायी प्रतिष्ठान है। स्थायी प्रतिष्ठान, ये क्या होता है? आसान शब्दों में बता सकते हैं? हाँ, आसान शब्दों में, अगर किसी विदेशी कंपनी का दुबई या यूएई में एक निश्चित तरह का बिजनेस ठिकाना है, जैसे कोई ऑफिस, ब्रांच या फैक्ट्री, जहां से वो अपना कोर बिजनेस चलाती है, तो उसे स्थायी प्रतिष्ठान माना जा सकता है और उसकी कमाई पर टैक्स लग सकता है। अच्छा। इसके अलावा यूएई में प्रॉपर्टी मतलब अचल संपत्ति से कमाई करने वाली विदेशी कंपनियों पर भी ये लागू होता है। और आपने कहा था कि ये व्यक्तियों पर भी लागू हो सकता है। हाँ, ये दिलचस्प है। अगर कोई व्यक्ति यूएई में बिजनेस या कोई प्रोफेशनल गतिविधि करता है, जैसे फ्रीलांसर। हाँ, जैसे फ्रीलांसर या कंसल्टेंट, और उसका सालाना टर्नओवर AED 1 मिलियन यानी करीब $2.7 लाख से ज्यादा है, तो उसे भी कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में माना जाएगा। ओह, और अपने मुनाफे पर टैक्स देना होगा। क्या इस कॉर्पोरेट टैक्स से किसी को छूट भी मिली है? हाँ, कुछ खास तरह की संस्थाओं को छूट दी गई है, जैसे सरकारी संस्थाएं, सरकार के कंट्रोल वाली कुछ कंपनियां, ठीक है, सार्वजनिक हित में काम करने वाली संस्थाएं, प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल और गैस निकालने वाले बिजनेस, जिन पर पहले से ही अलग व्यवस्था है, क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट फंड्स और पेंशन या सोशल सिक्योरिटी फंड। और जैसा हमने कहा, छोटे बिजनेस अगर शर्तें पूरी करते हैं तो उन्हें स्मॉल बिजनेस रिलीफ के तहत राहत मिल सकती है। दुबई के फ्री जोन्स का जिक्र सुने बिना तो बात अधूरी है। ये तो सालों से विदेशी निवेश खींचने का बड़ा जरिया रहे हैं। बिल्कुल। क्या वहां अब भी टैक्स नियम अलग है कॉर्पोरेट टैक्स के बाद? हाँ, फ्री जोन्स दुबई की आर्थिक सफलता का एक अहम स्तंभ रहे हैं। ये खास इलाके हैं जिन्हें व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष नियमों और प्रोत्साहनों के साथ बनाया गया था। तो क्या वहां अब भी टैक्स माफी है जो पहले थी? परंपरागत रूप से फ्री जोन्स का सबसे बड़ा आकर्षण यही था कि वहां कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स से दशकों तक की छूट मिलती थी, 15 साल, 50 साल या अनिश्चित काल तक भी। और इसे रिन्यू भी कराया जा सकता था। साथ ही वहां आयात निर्यात पर कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगती थी। जेबल अली फ्री जोन का नाम तो बहुत सुना है। एक स्रोत कह रहा था कि ये अकेले दुबई की GDP में लगभग 24% का योगदान देता है। बिल्कुल, जबल अली 1985 में बना पहला और सबसे बड़ा फ्री जोन है। इसके अलावा दुबई इंटरनेट सिटी, मीडिया सिटी, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर DIFC जैसे दर्जनों और फ्री जोन है, हाँ, जो टेक्नोलॉजी, मीडिया, फाइनेंस जैसे खास सेक्टर्स पर फोकस करते हैं। लेकिन अब जब पूरे UAE में कॉर्पोरेट टैक्स आ गया है, तो इन फ्री जोन्स का क्या उनकी टैक्स छूट खत्म हो गई? यहीं पर एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब फ्री जोन में होने का मतलब अपने आप में टैक्स फ्री होना नहीं है। अच्छा, तो फिर? नए कानून के तहत क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन की एक नई कैटेगरी बनाई गई है। क्वालिफाइंग फ्री जोन पर्सन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फ्री जोन में स्थित कंपनी को 0% कॉर्पोरेट टैक्स का फायदा उठाने के लिए अब कुछ खास शर्तें पूरी करनी होंगी। क्या शर्तें? जैसे उसे फ्री जोन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, उसकी कमाई कुछ निर्धारित क्वालिफाइंग गतिविधियों से होनी चाहिए, और कुछ अन्य शर्तें भी हैं। अगर कंपनी ये शर्तें पूरी नहीं करती या उसकी कमाई नॉन क्वालिफाइंग स्रोतों से है, तो उस पर भी 9% का स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट टैक्स लग सकता है। तो फ्री जोन का आकर्षण अब थोड़ा
शर्तों के साथ आता है। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, वापस व्यक्तिगत टैक्स पर आते हैं। हाँ। अगर किसी को उस 0% पर्सनल इनकम टैक्स का पूरा लाभ उठाना है तो आपने कहा उसे यूएई का टैक्स रेजिडेंट बनना होगा। जी हाँ। अगर कोई वहां नौकरी करने नहीं जा रहा तो इसके क्या तरीके हैं? आपने बताया था कुछ। हाँ, आमतौर पर तो कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए रेजिडेंस वीजा स्पॉन्सर करती हैं। लेकिन अगर आप खुद के बूते पर रेजिडेंट बनना चाहते हैं तो जानकारी के मुताबिक 2 मुख्य रास्ते दिखते हैं। क्या है वो? पहला है रियल एस्टेट में निवेश। अगर कोई व्यक्ति कम से कम 1 मिलियन दिरहम मतलब करीब $3 लाख की कोई तैयार प्रॉपर्टी खरीदता है। तैयार प्रॉपर्टी? हाँ, रेडी प्रॉपर्टी, जिस पर कोई लोन या मॉर्गेज ना हो और वो ये दिखा सके कि उसकी रेगुलर मासिक आय कम से कम 10,000 दिरहम है, अच्छा, तो उसे 3 साल तक का रेजिडेंस वीजा मिल सकता है। 3 साल का? हाँ। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता है अपनी कंपनी खोलना। आप यूएई में अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। अक्सर लोग ये फ्री जोन में करते हैं, जहां शुरुआत में एक फ्लेक्सी डेस्क या छोटा वर्चुअल ऑफिस काफी होता है। फिर आपकी ये कंपनी आपके लिए रेजिडेंस वीजा स्पॉन्सर कर सकती है। अच्छा। ये तरीका फ्रीलांसरों और अपना बिजनेस चलाने वालों में काफी लोकप्रिय है। अक्सर दुबई और यूएई का नाम बहामास, कैमन आइलैंड्स या पनामा जैसे देशों के साथ टैक्स हेवन के तौर पर लिया जाता है। हाँ, लिया जाता है। टैक्स हेवन उन जगहों को कहते हैं जहां टैक्स या तो बहुत कम होता है या होता ही नहीं, और साथ ही वहां पैसे की गोपनीयता रखने वाले कड़े कानून होते हैं। बिल्कुल, लेकिन जैसा हमने देखा यूएई अब पूरी तरह टैक्स मुक्त नहीं है, खासकर कॉर्पोरेट टैक्स आने के बाद। हाँ, और टैक्स हेवन का तमगा हमेशा फायदेमंद नहीं होता। पनामा पेपर्स जैसे खुलासों ने इन जगहों की छवि पर सवाल भी उठाए थे। सही कहा। क्या ऐसी जगहों पे बिजनेस करने के कुछ जोखिम भी होते हैं? बिल्कुल, जानकारी बताती है कि टैक्स हेवन में काम करने वाली कंपनियों को कई तरह की जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। एक तो प्रतिष्ठा का जोखिम। उन्हें ऐसी कंपनियों के तौर पर देखा जा सकता है जो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए वहां हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय जांच का खतरा। अच्छा। दुनिया भर की सरकारें और संस्थाएं जैसे ओईसीडी, ईयू अब ऐसी जगहों पर ज्यादा नजर रखती हैं। तीसरा, बाजारों तक सीमित पहुंच। मतलब? कुछ बड़े देश या ब्लॉक टैक्स हेवन बेस्ड कंपनियों के साथ व्यापार करने में हिचक सकते हैं। और चौथा, कभी-कभी इन छोटी जगहों पर राजनीतिक या आर्थिक अस्थिरता का खतरा भी ज्यादा हो सकता है। तो यूएई ने ये नए टैक्स जैसे वैट और खासकर कॉर्पोरेट टैक्स क्यों लागू किए? क्या सिर्फ इसलिए कि तेल पर निर्भरता कम करनी है और कमाई के नए रास्ते चाहिए, या कुछ और भी वजह है? इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो यकीनन राजस्व के स्रोतों को विविध बनाना है। जी। तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। हाँ। और दुनिया धीरे धीरे तेल से दूर जा रही है, तो सरकार को कमाई के स्थायी जरिए चाहिए। आईएमएफ जैसी संस्थाएं भी सालों से यही सलाह दे रही थी। लेकिन एक और बहुत बड़ा कारण है अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानकों का पालन करना। अच्छा। ओईसीडी जैसी संस्थाएं दुनिया भर में टैक्स चोरी और कंपनियों द्वारा मुनाफे को कम टैक्स वाली जगहों पर शिफ्ट करने के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। बीप्स जिसे कहते हैं। हाँ, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। कॉर्पोरेट टैक्स लागू करके और टैक्स पारदर्शिता बढ़ाकर यूएई खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है, न कि सिर्फ एक टैक्स हेवन के रूप में। ये बात समझ में आती है। अच्छा, एक स्रोत में ये भी लिखा था कि दुबई में कानून काफी सख्त हैं और जुर्माने बहुत भारी होते हैं। क्या ये भी सरकारी कमाई का एक जरिया है और व्यवस्था बनाए रखने का तरीका? ये पहलू भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सख्त नियम और भारी जुर्माने निश्चित रूप से कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं। हाँ, वो तो है। जो निवेशकों और पर्यटकों को सुरक्षा का एहसास देता है। लेकिन हाँ, ये सरकारी खजाने के लिए भी आय का एक स्रोत है। हालांकि दुबई के मॉडल के अपने जोखिम भी हैं। जैसे अर्थव्यवस्था का विदेशी कामगारों और पेशेवरों पर बहुत ज्यादा निर्भर होना, वैश्विक मंदी का पर्यटन और रियल एस्टेट पर तुरंत असर पड़ना, और तेल की कीमतों का अप्रत्यक्ष प्रभाव। तो कुल मिलाकर क्या दुबई टैक्स फ्री है? इस पूरी चर्चा के बाद लगता है जवाब है हाँ भी और नहीं भी। बिल्कुल। पर्सनल इनकम पे टैक्स नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, पर इसका पूरा फायदा उठाने के लिए आपको टैक्स रेजिडेंट बनना होगा। सही। दूसरी तरफ रोजमर्रा की चीजों पर वैट है, कुछ चीजों पर भारी एक्साइज टैक्स है, प्रॉपर्टी खरीदने रखने के शुल्क हैं, सड़कों पे टोल है, बिजनेस लाइसेंस महंगे हैं, और अब तो कंपनियों के मुनाफे पर कॉर्पोरेट टैक्स भी आ गया है। एकदम सही निष्कर्ष। दुबई और यूएई का आर्थिक मॉडल बदल रहा है। वो पुरानी टैक्स फ्री जन्नत वाली छवि अब खासकर बिजनेस के लिए पूरी तरह फिट नहीं बैठती। कॉर्पोरेट टैक्स एक बड़ा बदलाव है, लेकिन ये भी सच है कि अगर हम दुनिया के बाकी विकसित या विकासशील देशों से तुलना करें तो यूएई में टैक्स का कुल बोझ अब भी काफी कम है। हाँ, ये तो है। 9% कॉर्पोरेट टैक्स भी आकर्षक है, और पर्सनल इनकम टैक्स का न होना तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ही। तो आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये छोड़ जाते हैं कि आगे क्या? हाँ, सोचने वाली बात यह है कि दुनिया भर में टैक्स नियमों में एक रूपता लाने का दबाव बढ़ रहा है। ओईसीडी का वैश्विक न्यूनतम 15% कॉर्पोरेट टैक्स का प्रस्ताव इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दुबई
और यूएई कब तक अपनी तुलनात्मक रूप से कम 9% कॉर्पोरेट टैक्स दर को बनाए रख पाएंगे। क्या इसे बढ़ाने का दबाव आएगा? संभव है। क्या भविष्य में इसे बढ़ाने का दबाव आएगा ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और कदम मिला सके? और क्या पर्सनल इनकम टैक्स हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा, या उस पर भी कुछ हो सकता है? या भविष्य में उस पर भी किसी न किसी रूप में विचार हो सकता है? ये सवाल आने वाले सालों में यूएई के आर्थिक भविष्य के लिए बेहद अहम रहेंगे।